हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का फिर से 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन सीरीज में। आज हम बहुत ही शानदार चीज़ें कवर करने वाले हैं। जैसे सामने लिखा हुआ है पैरेलल लाइंस, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो क्या कंडीशंस होती है। परपेंडिकुलर लाइंस हैं, उनके बीच में क्या कंडीशन है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन। और इंपॉर्टेंट सेंटर्स, स्पेशल पॉइंट जैसे सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो इन पर बेस्ड आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस पीवाईक्यूज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं फटाफट ये एक्सप्लेन करता हूं पहले कॉन्सेप्ट सारे, और उसके बाद इन पर बेस्ड अपन पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो अच्छे खासे अपन जो है पीवाईक्यूज लेने वाले हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैं एज ए होमवर्क आपको दूंगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर आपको दो लाइंस दे रखी हैं, अगर आपको दो लाइन से दे रखी है, पहली लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2, इनके बीच में अगर एंगल निकालना हो, पहली लाइन का स्लोप है, मान लो इसका स्लोप कितना है M1, और दूसरी लाइन का स्लोप है M2। इनके बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है tan थीटा बराबर मॉड ऑफ M1 माइनस M2 पर 1 प्लस M1 M2। ध्यान रखना, ये जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है ये? एक्यूट। क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर मॉड, मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होगी, tan थीटा पॉजिटिव है तो थीटा हम क्या लेके चलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा एक्यूट आएगा। अगर आपको ये वाला एंगल चाहिए, दूसरा वाला, तो वो क्या बनेगा? ये वाला एंगल, बोले टोटल 180 होता है, ये बनेगा 180 माइनस थीटा। यानी अगर थीटा आता है 30 डिग्री, वो एक्यूट है, तो 180 माइनस थीटा दैट इज 180 माइनस 30 150 डिग्री, वो आपका ऑब्टूज एंगल आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, अब यहीं से अपन को मिलता है कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइंस का। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल कितना हो गया? जीरो। तो tan थीटा जीरो हो जाएगा कब? जब M1 माइनस M2 जीरो है। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो tan थीटा tan जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा तो न्यूमरेटर जीरो होगा, दैट इज M1 बराबर M2। तो ध्यान रखना, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होगा? इक्वल। पहली बात ये। ठीक है, तो ये पहली जो बात है वो यहाँ लिखी हुई है साफ साफ कि दो लाइंस पैरेलल तो स्लोप बराबर होगा। आपको यहाँ आपसे कहे कि यार y बराबर mx प्लस एक लाइन है, इसके पैरेलल लाइन कैसी होगी? तो आप कहेंगे कि यार स्लोप तो सेम रहने वाला है। तो y बराबर mx प्लस क्या चेंज होगा? कांस्टेंट y इंटरसेप्ट। तो y बराबर mx प्लस c के पैरेलल लाइन आप क्या लिख सकते हैं? y बराबर mx प्लस d। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कहा जाए कि ये दो लाइंस हैं, पैरेलल हैं, तो बताओ कंडीशन क्या होगी? तो अभी तो कहा स्लोप बराबर होगा। पहली वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? माइनस ए अपॉन बी। दूसरी का क्या होगा? माइनस ए डैश अपॉन बी डैश। बराबर कर दो। और अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? ये कंडीशन है, ए अपॉन ए डैश बी अपॉन बी डैश नॉट इक्वल टू सी अपॉन सी डैश। अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस कैसी हो जाती हैं? कॉन्सिडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई भी लाइन, अब इसके पैरेलल अगर आपको कोई भी लाइन चाहिए पहली लाइन के पैरेलल, ऑब्वियस सी बात है स्लोप अगर सेम है तो पहला दूसरा जो पार्ट है वो क्या रहेगा? सेम। ए एक्स प्लस बी वाई कॉन्स्टेंट चेंज हो जाएगा। तो कभी भी आपको इस लाइन के पैरेलल लाइन अज्यूम करनी हो तो क्या अज्यूम करना? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के कोई भी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, वो निकालने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो दो लाइन्स अगर पैरेलल दे रखी हैं, उनके बीच में ये डिस्टेंस आपको चाहिए, तो कैसे निकलेगी? तो देखो, ये लाइन है आपकी पहली और इसके पैरेलल लाइन ये आपकी दूसरी है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लगानी है तो फॉर्मूला है मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान ये रखना है, एक्स वाई के कोफिशिएंट यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहने चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो हमने कह दिया ये है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू जीरो, सेकेंड लाइन है आपकी 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो देखो, इसका स्लोप -1/2, इसका भी -2/4 दैट इज -1/2। बट इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट नहीं कह सकते कि 5 - 3 अपॉन अंडर रूट, तो फंसोगे आप। क्या कि ए एक्स प्लस बी वाई यानी सेम रहने चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अब ये जो लाइंस है ना, इनके बीच में एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम है, तो अब ये पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए ये फॉर्मूला आप काम में ले सकते हैं। तो क्या करेंगे? C1 माइनस C2 यानी 6 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा आप चाहें तो सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, बस कोफिशिएंट सेम होने चाहिए एक्स वाई के। नेक्स्ट आ जाते हैं क्या कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो इसी फॉर्मूले में जाएंगे, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो tan थीटा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहां से M1 प्लस M2
प्लस वन जीरो होगा तो m1 m2 क्या होगा माइनस वन। तो ध्यान रखना दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा माइनस वन। ठीक है, ये कब, जब अब ऐसा नहीं है कि मतलब एक लाइन अगर मान लो हमने हॉरिजॉन्टल ले ली, क्या ले ली लाइन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो उसका स्लोप तो जीरो है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो उस केस में आप बस इतना ध्यान रखना अगर एक लाइन हॉरिजॉन्टल है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी वर्टिकल। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस हो जाएगा जब कोई एक लाइन का स्लोप जीरो है, अदरवाइज नॉन जीरो स्लोप है लाइंस का तो और वो परपेंडिकुलर है तो m1 m2 क्या होगा माइनस वन, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये बताओ y बराबर mx प्लस सी एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन अगर आपको लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, बोले इसका स्लोप है m तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का कहां से आएगा, बोले यहां से कि m1 m2 माइनस वन होता है तो m2 क्या आएगा माइनस वन अपॉन m1, यानी पहली लाइन का स्लोप अगर m1 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का क्या होगा माइनस वन अपॉन m1। एक लाइन का स्लोप अगर 2 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का क्या होगा माइनस वन बाई टू। किसी लाइन का स्लोप अगर माइनस थ्री है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का माइनस वन अपॉन माइनस थ्री, दैट इज वन बाई थ्री, ये याद रखना। ठीक है, तो एक लाइन का स्लोप एम है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का माइनस वन अपॉन एम, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगी, y बराबर माइनस वन अपॉन एम एक्स प्लस डी। डी यहाँ पे कोई भी पैरामीटर है, स्लोप पता चल गया। अच्छा, ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा माइनस वन। तो कहा है कि ये कंडीशन है, तो एक्चुअली कहाँ से आई है, ये इसका स्लोप है माइनस ए अपॉन बी, और सेकंड लाइन है ये, इसका स्लोप क्या है माइनस ए डैश अपॉन बी डैश, इसको कर दो माइनस वन के बराबर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ए डैश और ये जाएगा बराबर में माइनस बी बी डैश, तो आपका रिजल्ट आएगा ये। ठीक है, अब इसी से हमें एक चीज पता चलती है क्या, कि अगर ये लाइन आपको दे रखी है इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो इसका स्लोप कितना है माइनस ए अपॉन बी, इसके परपेंडिकुलर लाइन का माइनस वन अपॉन माइनस ए अपॉन बी, मतलब बी अपॉन ए, बी अपॉन ए है तो लाइन ऐसी होगी। तो ध्यान रखना एक्स वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर देना और बीच में साइन चेंज कर देना। इसका बेनिफिट ये कि लाइन देखते ही हम पता कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ठीक है, तो इसका भी काफी यूज है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आपको एक पॉइंट दे रखा है पी एक्स वन कॉमा वाई वन, इससे आपने इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये है आपका एम फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसी के जितना ये है उतना ही आगे एक्सटेंड कर दें तो ये क्यू है ना, इस पी पॉइंट की इस लाइन में क्या बनेगी इमेज। तो देखो ये पी एम और एम क्यू बराबर हैं और पी क्यू परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो क्यू क्या बनेगी इमेज कहलाएगी। अब दोनों कैसे निकालें, तो पहली बात तो ध्यान रखना पी और क्यू का एम क्या होगा मिड पॉइंट, अगर इन दोनों में से पी क्यू, जैसे इमेज पता है पी पता है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही फुट पता है पी पता है तो क्यू पॉइंट भी निकाल सकते हैं मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से, कि इन दोनों का मिड पॉइंट फुट के बराबर कर देना, क्यू आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बाकी इनके फॉर्मूले हैं, अगर पी आपका एक्स वन कॉमा वाई वन गिवन है और लाइन गिवन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो फॉर्मूला लगा देना। कैसे, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए यहां से लिया एक्स का कोफिशिएंट, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी यहां से, और बराबर में माइनस ये जो पॉइंट है इस लाइन में पुट कर देना, मतलब ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें याद रखना है। अगर इस माइनस वन की जगह मैं टू लगा दूं यहाँ पे तो आपका क्या बन जाएगा, ये इमेज का फॉर्मूला। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पे माइनस वन यहाँ माइनस टू, बस। तो आप निकालेंगे कैसे, एक्चुअली क्या है देखो, ये तो एक नंबर आएगा, तो ये और ये इन दोनों को इक्वेट करेंगे फर्स्ट बराबर लास्ट, तो आपको एक्स मिलेगा, वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा किसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेकंड बराबर थर्ड करेंगे तो वहां से वाई की वैल्यू हो जाएगी, एक्स और वाई निकालना है आपको। ठीक है, यहां से एक्स निकाल लेना है, वाई निकाल लेना, वही आपका क्या बनेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बिल्कुल ऐसी इमेज में फर्स्ट बराबर लास्ट करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा इमेज का, और सेकंड बराबर लास्ट करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट आएगा इमेज का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं सेंटर्स। सबसे पहले है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, जो ट्रायंगल है ना उसकी, जैसे बीसी साइड का मिड पॉइंट है डी और इसका मिड पॉइंट है ई और इस साइड का मिड पॉइंट है एफ, तो किसी भी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते तो जो बनती है ना लाइन वो बनती है मीडियन। तो यहाँ पे ए डी मीडियन है, बीई मीडियन है, सी एफ मीडियंस है, और ये जो मीडियंस है ना इन मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है आपका सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या है आई थिंक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, बात ये कि सेंट्रॉइड निकालेंगे कैसे। तो देखो भाई, जब दोनों पॉइंट्स पता है तो इन दोनों का मिड पॉइंट है तो ये आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू, वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू। और सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी है कि वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये रेशियो क्या है 2:1। आपको डी पता है, ए पता है, तो 2:1 सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है वर्टेक्स की साइड से। ठीक है, तो ये याद रखना। तो जी ए अपॉन जी डी कितना है 2/1, ऐसे जी बी अपॉन जी ये भी 2/1। ठीक है, जी सी अपॉन जी एफ ये भी 2/1, ये काम की चीज है। ठीक है, ये याद रखना। तो आपका सेंट्रोइड निकल के आता है ये क्या,
कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रोइड हो जाएगा। तो आई थिंक कोऑर्डिनेट्स पता है किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स के, तो सेंट्रोइड आप इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत काम का है, क्या कि GAB, ये जो ट्रायंगल बना ना आपका ये वाला GAB, ऐसे ही GBC, ये दूसरा ट्रायंगल GAC, तीनों का एरिया बराबर होता है। तीनों का एरिया बराबर है तो क्या होगा, 1/3 ऑफ ट्रायंगल ABC। तो कई बार क्वेश्चन आता है ये, एक बार जेई में पूछा था कि ट्रायंगल के अंदर वो पॉइंट बताओ P सच दैट PAB PBC PCA इसका एरिया बराबर है। तो आप समझ जाओ वो पॉइंट P क्या है, वो है सेंट्रोइड। यानी बेसिकली उन्होंने सेंट्रोइड पूछा था इनडायरेक्टली, ठीक है। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है, दो डेफिनेशन है। क्या, ट्रायंगल की जो साइड्स है ना उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है सरकम सेंटर। जैसे BC साइड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब BC के कोई लाइन परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट कर रही है, मतलब हाफ हाफ कर रही है, तो इसके मिड पॉइंट से पास कर रही है ये, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे ही AC के परपेंडिकुलर और उसको बाइसेक्ट कर रही है, तो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो पॉइंट कहलाएगा सरकम सेंटर। एक डेफिनेशन, तो ये भी बहुत काम की है, ठीक है। और इसी में एक चीज और बता देता हूं मैं, लगे याद, क्या ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना उसमें खास बात है, क्या जैसे ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो उसमें A की इमेज निकालोगे तो B आएगा। तो कई बार क्या होता है, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे दिया जाता है और ये पॉइंट दे दिया, तो आप इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में A की इमेज निकालना, B आ जाएगा। इमेज का फॉर्मूला बता ही दिया अभी, ठीक है, तो ये याद रखना। फिर बात ये कि सर दूसरी डेफिनेशन क्या है, तो ट्रायंगल ABC है, अगर इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स ABC से कोई सर्कल पास करेगा, उसका जो सेंटर है वो भी सरकम सेंटर ही होता है, मतलब दोनों एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे सर्कल बनाओगे तो उसका जो सेंटर आएगा वही क्या आएगा, वो सरकम सेंटर, ठीक है। तो चलो सरकम सेंटर आ गया। अब कॉन्सेप्ट है कि सर सरकम सेंटर निकालेंगे कैसे। तो देखो, खास बात है कि अगर ये सर्कल है तो OA OB OC ये तीनों रेडियस हो जाएंगी। इन रेडियस को हम कहते हैं सरकम रेडियस। क्या कहते हैं, सरकम रेडियस। एक बार जेई में ये भी पूछा हुआ है कि सरकम रेडियस क्या होगा, लेंथ बताओ। तो ये सरकम रेडियस निकालने का फॉर्मूला है। क्या, अगर इस ट्रायंगल की साइड्स आपको दे रखी है, A के अपोजिट स्मॉल a, B के अपोजिट स्मॉल b और C के अपोजिट वाली साइड को हम कह रहे हैं स्मॉल c, तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला है ABC अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला हमारा ये हमें पता होता है, हीरोन्स फॉर्मूला। साइड्स अगर पता है, S निकाल लो, A प्लस B प्लस C/2 सेमी पेरीमीटर, और डेल्टा आ जाएगा अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये डेल्टा वहां से आ जाएगा, ABC पता है तो आपका ये आ जाएगा। अब बात है कि सर सरकम सेंटर कैसे निकाले, बोले यही छुपा हुआ है इसका रिजल्ट। क्या, OA बराबर OB, तो आप क्या करना, सरकम सेंटर मान लो x, y है, ABC आपको पता ही है, ठीक है। तो OA और OB यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, OA का और OB का दोनों बराबर होंगे, तो यहां से XY में एक लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल XY में एक इक्वेशन मिलेगी, लीनियर इक्वेशन, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। बिल्कुल ऐसे OA बराबर OC कर देना, जो भी आपको आसान पड़े, OA बराबर OB, OB बराबर OC या OA बराबर OC में कोई भी दो इक्वेशन बना लेना। XY में दो इक्वेशंस बनेंगी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जैसे 10th में पढ़ते थे वैसे सॉल्व कर लेंगे, फिर x और y की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका क्या होगा, सरकम सेंटर होगा। तो सरकम सेंटर कैसे निकालेंगे ये बता दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इन सेंटर। अब इन सेंटर क्या होता है, एक ट्रायंगल के जो एंगल्स है ना, इंटरनल एंगल, इनके जो बाइसेक्टर्स होते हैं, जैसे ये एंगल बाइसेक्टर हुआ AD BE और CF, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को हाफ हाफ कर रहे हैं, तो ये एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है आपका इन सेंटर। इंटरनल एंगल मतलब अंदर वाला एंगल, ठीक है। इन सेंटर क्या है, I से जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रोइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल G से, और सरकम सेंटर को कैपिटल O से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें इन सेंटर की डेफिनेशन ये आ गई। दूसरा डेफिनेशन है कि ABC जो ट्रायंगल है उसकी जो मतलब उसकी साइड्स को अगर कोई टच कर रहा है अंदर से, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन सर्कल कहेंगे। ये आपका जो सर्कल है इसको कहते हैं इन सर्कल। इधर वाला जो सर्कल था इसको कहते हैं सरकम सर्कल। सरकम सर्कल के सेंटर को सरकम सेंटर और रेडियस को सरकम रेडियस। ये इन सर्कल है, इसके सेंटर को इन सेंटर, और रेडियस जो है ना ये वाली रेडियस, इस रेडियस को कहते हैं स्मॉल r, मतलब इन रेडियस, ठीक है। तो इन रेडियस निकालने का भी फॉर्मूला है डेल्टा अपॉन S। यहाँ डेल्टा वही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, S मतलब सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो इन रेडियस आ जाएगी। अब बात ये कि सर सब समझ में आ गया, बस ये बता दो कि इन सेंटर कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला है आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे, आपको ABC तीनों पॉइंट्स पता होंगे, ये आपको वर्टेक्स दे रखे हैं, ABC के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो आप क्या करना, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से साइड्स की लेंथ निकाल लेना, AB BC और CA। तो इसको स्मॉल a के अपोजिट स्मॉल a, B के अपोजिट स्मॉल b, C के अपोजिट स्मॉल c का,
फिर क्या करना, फॉर्मूला लगा देना, क्या ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, आपका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इन सेंटर का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ऑर्थो सेंटर होता है कि जो वर्टेक्स है ना उससे अपोजिट साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, उनको हम कहते हैं एल्टीट्यूड्स। तो ए डी बीई और सी एफ ये आपके एल्टीट्यूड्स हैं। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो होता है ऑर्थो सेंटर। बात ही कि सर निकालेंगे कैसे, तो आप ऑर्थो सेंटर को एज्यूम कर लो अल्फा कोमा बीटा, और यहां से पता चल रहा है कि यार ये ए डी और बी सी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो ऑब्वियस सी बात है ए डी का स्लोप वही होगा जो ए एच को होगा। तो ए एच का स्लोप इंटू बी सी का स्लोप का प्रोडक्ट क्या कर देंगे, -1। क्यों, बोले अभी जस्ट पहले बताया था दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो ए एच का स्लोप और बी सी का स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देना। ऐसे ही सी एच और ए बी के स्लोप का प्रोडक्ट -1, मतलब कोई भी दो साइड ले लो, ए सी ले रहे हैं तो इधर बी एच ले लेना, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आपको ए बी सी पता है और एच निकालना है तो आप क्या करो, एडी की इक्वेशन लिख दो। एडी की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बोले देखो बी और सी पता है तो बीसी का स्लोप पता है, मान लो बीसी का स्लोप आ गया 2, तो एडी का क्या होगा, -1/2, क्योंकि परपेंडिकुलर है m1 m2 -1 होगा, तो इसका आ जाएगा -1/2। अब ये पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो एडी की इक्वेशन लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन बराबर है x माइनस x1 से। बिल्कुल ऐसे ही आप सी एफ की इक्वेशन लिख सकते हैं कि सी पॉइंट पता है और ए बी का स्लोप मान लो 3 आया, तो सी एफ का क्या होगा, -1/3। पॉइंट पता स्लोप पता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिख दो। अब आपके सी एफ की इक्वेशन आ गई, ईडी की आ गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, एच। तो दो तरीके हैं, या तो स्लोप से कर लो या एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन लिख के कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इनके, उनको याद रखना। ऑर्थो सेंटर, सेंटर्ड और सर्कम सेंटर हमेशा कोलिनियर होते हैं। क्या होते हैं, कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है। और सेंटर्ड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करेगा, ध्यान रखना। तो कई बार ये कब कब फायदा करता है, जैसे मान लो देखो सेंटर्ड निकालना बहुत आसान है, सेंटर्ड पता है और ऑर्थो सेंटर पता है, तो आप ये निकाल सकते हैं, ए बी मान लो 2:1 फॉर्मूला लगाओ, इससे कंपेयर कर देना, ऐसे आ जाएगा। कोई भी दो पता है तीनों में से तो तीसरा निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, उस ट्रायंगल में ये चारों पॉइंट, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, और इन्होंने एक्चुअली जो सी लिया है वो सर्कम सेंटर को लिया है, ओ लिया है ऑर्थो सेंटर को, ठीक है। तो आप तो ये याद रखो, सेंटर्ड ऑर्थो सेंटर यानी एच, और सी मतलब ओ सर्कम सेंटर, और आई इन सेंटर, ये चारों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो ये चारों पॉइंट्स कौन कौन से, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ये चारों पॉइंट जो मैंने बताया वो सब कोइंसाइड कर जाते हैं। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर है वही सेंट्रोइड है, वही सर्कम सेंटर है, वही इन सेंटर है, चारों पॉइंट सेम ही होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में खास प्रॉपर्टी है कि जहां राइट एंगल बनता है जिस वर्टेक्स पे, वो वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर होता है, और ये जो साइड है ना हाइपोटेन्यूस, उसका मिड पॉइंट होता है सर्कम सेंटर, ये याद रखना, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का हो गया। तो कई बार क्या है, ट्रायंगल का सर्कम सेंटर पूछा या ऑर्थो सेंटर पूछा, तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि कहीं ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो हाइपोटेन्यूस है उसका मिड पॉइंट निकाल लेना, सर्कम सेंटर आ जाएगा, ऑर्थो सेंटर राइट एंगल वर्टेक्स होगा। तो कैसे पता करेंगे, दो तरीके हैं, या तो साइड्स की लेंथ पता है, तो कोई भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, या फिर आप स्लोप निकाल लो, जैसे सबसे आसान है ए बी का स्लोप निकाला, बी सी सी ए, कोई भी दो साइड के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो भी हम कह देंगे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो जिनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 है उन्हीं का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या बनेगा, ऑर्थो सेंटर। और लास्ट पॉइंट ये कि अगर कोई ऐसा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दे रखा है ना, तो उस केस में जो सर्कम सेंटर है वो आपका बाहर होगा ट्रायंगल के, और ऑर्थो सेंटर भी आपका बाहर होगा, ठीक है, ये याद रखना एज ए रिजल्ट। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इस पर बेस्ड। अब आते हैं जेईई मेंस के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। देखो एक ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड्स दे रखी है अपन को, ये तीनों की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब कह रहा है देन डिस्टेंस ऑफ इट्स ऑर्थो सेंटर, यानी इस ट्रायंगल जो बनेगा उसका ऑर्थो सेंटर की डिस्टेंस निकालनी है, ऑर्थो सेंटर ऑफ एक और ट्रायंगल है उसके ऑर्थो सेंटर से। तो पहले तो आप ये देखो कि जो ट्रायंगल पहला है उसकी साइड्स की इक्वेशन में आप देखो 4x - 7y और 7x + 4y, एक्स वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए और बीच में साइन चेंज हो गया, तो आप समझ गए कि ये लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो इसका मतलब तो राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने बताया था। अगर ये याद ना भी हो तो आप तो ये देखो कि इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है आपका कितना, -4/-7, मतलब 4/7, और इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है -7/4। तो
4/7 इंटू -7/4 करेंगे तो कितना आएगा -1, m1 m2 -1 है, तो दोनों साइड्स क्या है परपेंडिकुलर है, तो पक्का ही क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता चल गया। अब क्या करें, बोले फिर तो सर पता है यही है आपका ऑर्थो सेंटर बी पॉइंट, तो ये कैसे निकालेंगे, बोले दोनों ये जो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व कर लो। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई ये तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है ना, इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से, तो ये इक्वेशंस बनी और इनको ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 65x, 65x 1 आ गया, x बराबर 1 आप यहाँ पुट कर दो, तो 7 + 4y बराबर 15, y2 आ गया। y2 आ गया तो b पॉइंट क्या आ गया 1,2। तो यही तो है आपका b पॉइंट ही क्या सर ऑर्थो सेंटर, यही तो पूछा था उसने कि ऑर्थो सेंटर पहले वाले ट्रायंगल का। अब दूसरे ट्रायंगल पर आ जाते हैं। दूसरे ट्रायंगल में लाइन क्या है, x बराबर 0, y बराबर 0। x बराबर 0 क्या होता है y एक्सिस, और y बराबर 0 क्या है x एक्सिस। तो भाई x एक्सिस और y एक्सिस तो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा इससे x + y बराबर 1, ये तीनों लाइन से, वो भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये राइट एंगल वर्टेक्स है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 0 0। तो यही तो है ऑर्थो सेंटर। इसका मतलब पहले का ऑर्थो सेंटर ये रहा, दूसरे का ऑर्थो सेंटर ये आ रहा, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वही तो पूछिए आपसे, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगी √1 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आ गया √5। देखा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था ये, काफी सिंपल प्रॉब्लम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस, 3 लाइंस आपको दे रखी हैं, एक है y बराबर x + 1, दूसरी है y बराबर 4x - 8 और तीसरी लाइन है y बराबर mx + c। कह रहा है कि इनका ऑर्थो सेंटर आपको दे रखा है 3, -1, ठीक है। और m - c आपसे पूछा है कि m - c की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। m मतलब इसका स्लोप, c मतलब y इंटरसेप्ट, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप सबसे पहले कि यार ये दोनों लाइंस अगर पता है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो इन दोनों का। तो मैंने ट्रायंगल बनाया ये PQR, और इसमें ये आपको y बराबर x + 1 और इसकी इक्वेशन दे रखी है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे, दोनों का y बराबर कर दो। तो x + 1 बराबर 4x - 8, x आ गया आपका 3, x बराबर 3 पुट कर दो इसमें, तो 3 + 1 y कितना आ गया 4, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया 3,4, तो P तो मिल गया हमें। अब अगर आप गौर से देखें क्या कि सर इसका 3,4 पी पॉइंट है और ऑर्थो सेंटर का 3,-1 है कोऑर्डिनेट्स, फिर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, ऐसे ऑब्जर्व किया करो। एक्स कोऑर्डिनेट सेम मतलब वर्टिकल लाइन, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है मतलब ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल। तो ये मैंने पी एच को आगे एक्सटेंड करते एल्टीट्यूड हो गया ये, और एल्टीट्यूड है तो पक्का इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन होगी क्यू आर, तीसरी साइड। तो क्यू आर परपेंडिकुलर है, तो देखो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो भैया हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, उसका स्लोप तो 0 होगा ना। तो स्लोप 0 है तो एम जो स्लोप है इस लाइन का वो क्या हो जाएगा 0। तो देखो एम पता चल गया सबसे पहले हमें, तो आ गया समझ में। अब बात आते हैं सी पे। देखो अगर एम 0 है तो पता है y बराबर एम 0 रख दो, तो y बराबर सी, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब y बराबर कांस्टेंट, तो इसका मतलब पक्का क्यू पॉइंट ये बन जाएगी लाइन आपकी y बराबर सी। तो y कोऑर्डिनेट तो सी होगा इसका, y कोऑर्डिनेट क्यू पॉइंट का क्या होगा सी। x कैसे निकालेंगे, बोले ये पॉइंट जो है इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इसमें y बराबर सी रख दो, तो c बराबर x + 1, तो x कितना आ गया c - 1, यानी क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए c - 1, c। आई थिंक सबको क्लियर है ये। अगर ये क्यू पॉइंट है, एच आपका ऑर्थो सेंटर है, तो अभी हमने पढ़ा है सर क्या क्यू एच और पी आर परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तो क्यू एच का स्लोप इंटू पी आर का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा -1। तो बस अगला ये स्टेप यही है आपका। तो क्यू एच का स्लोप और पी आर का स्लोप, तो देखो क्यू एच का स्लोप क्या आएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो c - -1 यानी c + 1 अपॉन c - 1 - 3 मतलब c - 4, ये आपका क्यू एच का स्लोप आ गया। और पी आर का स्लोप क्या होगा आर पॉइंट, ठीक है वो लाइन दे रखी है एक्चुअली, पी आर की इक्वेशन दे रखी है ना y बराबर 4x - 8, तो इसका स्लोप कितना है 4, तो इसका स्लोप 4 बराबर -1। आप ये भी कह सकते हैं कि यार पी आर का स्लोप अगर 4 है तो इसका स्लोप कितना होगा क्यू एच का -1/4, तो क्यू एच के स्लोप को डायरेक्टली -1/4 कर दो, ठीक है। फिर यहां से आप सिंप्लीफाई करो, c - 4 राइट में लगे तो -c + 4, तो देखो 4 कट जाएगा, तो c 4c बराबर -c, तो 5c 0 आ गया, तो c 0 आ गया भाई, c क्या आ गया 0। अब c 0 है m 0 है तो m - c कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये सिंपल प्रॉब्लम था भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा इसी क्वेश्चन को मान लो ये चीज किसी के माइंड में नहीं आए कि सर दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो वही लगाओ क्या कि पी एच का, जैसे मैंने यहाँ किया ना क्यू एच का स्लोप और पी आर का स्लोप का प्रोडक्ट -1, बिल्कुल ऐसे ही
पी एच का स्लोप और क्यू आर का स्लोप अगर हम निकालेंगे तो स्लोप जैसे निकालते हैं ना पीएच का, तुरंत समझ में आता है यार ये तो इन्फिनिटी है। अगर इन्फिनिटी है इसका स्लोप मतलब थीटा 90 डिग्री है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, मतलब इन्फिनिटी स्लोप जा रहा है मतलब वर्टिकल लाइन, तो इसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल, तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका स्लोप क्या होगा, 0। ठीक है, तो मैंने इसको दूसरे तरीके से भी बताया, अल्टरनेटिव अप्रोच किया। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, तो मैंने क्या सोचा कि बाई चांस मेरे माइंड में ये नहीं आया कि एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, क्यू एच, ये जो क्यू एच है ना इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं अपन एल्टीट्यूड की, और आर एच इनकी इक्वेशन लिख सकते हैं, दोनों की इक्वेशन लिख दो एल्टीट्यूड्स की, बताया तो था ऑर्थो सेंटर। देखो ऑर्थो सेंटर निकालना हो या दे रखा हो तो दोनों ही केस में कर सकते हैं। कैसे कि देखो भाई ये पॉइंट मुझे पता है ना, तो वो तो छोड़ो, आप तो ये बताओ कि जो क्यू एच है इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो देखो इसका पी आर का स्लोप कितना है 4, तो इसके परपेंडिकुलर है क्यू एच, उसका कितना होगा -1/4, तो क्यू एच का स्लोप पता है -1/4 और पॉइंट पता है एच जिससे क्यू एच पास करेगा क्यू टी, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी ना y माइनस माइनस 1 बराबर -1/4 x माइनस 3, तो ये मैंने इक्वेशन लिखी है किसकी, क्यू टी की, y माइनस वाई वन बराबर -1/m x माइनस x1, या इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन निकल के आई क्यू टी की, मतलब मैं एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है, क्यूटी की इक्वेशन आ गई। अब क्यूटी की अगर इक्वेशन आ गई तो भाई क्यूटी की इक्वेशन को आप इसकी इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लो, इसके, क्योंकि इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही तो है आपका क्यू, तो क्यू पॉइंट आ जाएगा। क्यू पॉइंट के लिए क्या करना है, एक इक्वेशन तो ये हो गई और एक आपकी ये वाली इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1, दोनों को सॉल्व कर लिया, तो यहां से आपका y आ गया, x आ गया, तो क्यू पॉइंट आ गया, क्यू पॉइंट आ गया। ठीक है, अब क्यू पॉइंट जो है, और ये तो हम पहले ही देख चुके हैं क्या, कि ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर लाइन आपकी ये वाली होगी, ठीक है, तो इसका स्लोप अगर आ रहा है इन्फिनिटी तो इसका क्या होगा 0, तो स्लोप आपको यहां से पता चल गया, और बाकी इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 किया, या इस इक्वेशन ही लिख दी तो क्यू पॉइंट आ गया। अब क्यू पॉइंट जो है वो आपका स्प्लाई करेगा, इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो क्यू पॉइंट कितना आया है -1,0, ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह इसमें -1, y की जगह 0 लिख दो, y बराबर सी, या फिर y बराबर सी, m बराबर 0 आ गया था वहां, तो y बराबर सी, तो मतलब ये c आपका क्या हो जाएगा 0, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, उससे भी आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यार एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो भाई, ये लेट ट्रायंगल पी क्यू आर भी इमेज ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, तो मतलब एक ट्रायंगल हमें दे रखा है और एक लाइन दे रखी है ये वाली, और इस ट्रायंगल की इस लाइन में इमेज जब निकालेंगे तो एक इमेज आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है, लाइन दे रखी है, ये ट्रायंगल दे रखा है, इमेज निकालेंगे तो वो भी ट्रायंगल ही आएगी। ठीक है, वो ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है, और कहा है कि ये पी क्यू आर ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है वो है अल्फा कोमा बीटा, तो बोले अल्फा और माइनस बीटा का 15 टाइम्स क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो भाई सीधी सी बात है क्या, कि जब यार ट्रायंगल की इमेज जा रही है उठ के, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो सेंट्रोइड होगा उसकी इमेज इसका सेंट्रोइड होगा, तो पूरा क्यों दिमाग ले, एक तरीका तो ये कि सर ए की इमेज निकाल लो, पी बनेगी, बी की क्यू और सी की आर, इमेज का फॉर्मूला है ही है, और फिर उसका सेंट्रोइड निकाल लो, एक तरीका तो ये है, बट उसमें काफी टाइम लगेगा क्योंकि तीनों में इमेज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि यार एबीसी जो ट्रायंगल है उसका सेंट्रोइड निकाल लो, और सेंट्रोइड की क्या निकाल लो, इमेज, जब ट्रायंगल ही शिफ्ट हो रहा है तो इमेज भी शिफ्ट होगी ना, शिफ्ट मतलब इमेज भी तो उसकी मतलब सेंट्रोइड की इमेज इस ट्रायंगल की इमेज होगी सेंट्रोइड की। ठीक है, मतलब आपको क्या करना चाहिए, इसका सेंट्रोइड की ही इमेज निकाल लो तो डायरेक्ट आपको पी क्यू आर का सेंट्रोइड मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, तो क्या करें, बोले इसका सेंट्रोइड निकालो पहले, कैसे, बोले अभी सीखा था फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो 1 प्लस 3 प्लस 2/3 ये x कोऑर्डिनेट हो गया सेंट्रोइड का, और 3 प्लस 1 प्लस 4/3 ये y कोऑर्डिनेट हो गया, ये आ गया 2,8/3, इसकी इमेज निकाल लो इस लाइन में, तो इसका सेंट्रोइड बन जाएगा, इमेज का फॉर्मूला है क्या, इस लाइन में इस सेंट्रोइड की इमेज, तो x याद है ना अभी लिखवाया था इमेज का फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन ए, तो x माइनस 2 अपॉन ए, पहले तो इसको लिख लिया करो x माइनस 2, फिर y माइनस 8/3 अपॉन में ए बी, मतलब x के कोफिशिएंट्स हैं, x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 2 बराबर -2, क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है 2,8/3 ये पुट करो किसमें, इस लाइन में, तो x की जगह तो क्या लिख दो इसमें 2 और y की जगह 8/3 मैंने पुट कर दिया, x की जगह 2 y की जगह 8/3, 8/3 इंटू 2 क्या बनेगा 16/3, और ये 2 उधर ले गए -2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए 1 है और बी 2 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो 2 से 2 कटेगा और ये बनेगा आपका -32/3 और ये 5, तो -32/15 हो गया।
और मैंने कहा ना फर्स्ट और लास्ट को बराबर करेंगे, एक्स माइनस टू बराबर आप लास्ट कर देंगे -32/15, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 उधर ले गए तो x आ गया -2/15। अब x आ गया, y कैसे निकलेगा, जब आप इस सेकंड को इसके बराबर करेंगे, तो y -8/3/2 बराबर में कितना आया था सिंप्लीफाई करके, -32/15। इक्वेट कर लो, 2 उधर जाएगा तो -64/15, ठीक है ना भाई। 8/3 उधर ले जाओ तो y आ जाएगा आपका -24/15, है ना। तो आपसे पूछा है 15 अल्फा माइनस बीटा, मैं जो पता है कि मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो 8 से कट रहा है, 8 इंटू 3 प्लस 3 से कैंसिल होंगे दोनों, और 5 तो -8/5 आएगा। बट मुझे पूछा ही उन्होंने क्या है 15 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, तो बेटर है कि यार दोनों में 15 रहने दो नीचे, तो कैलकुलेशन आसान होगी। तो 15 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, 15 टाइम्स अल्फा ये है और बीटा आपका यही तो है सेंट्रोइड, तो -2/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ये, तो 24 माइनस 2 22/15, 15 कट जाएगा 22, सो आंसर इज 22। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम था, बस समझ में आ जाना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, एबीसी एक ट्रायंगल आपको दे रखा है, ठीक है, सच दैट इक्वेशंस ऑफ लाइंस ए बी एंड ए सी बी दिस एंड दिस। तो ए बी और ए सी की इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, ठीक है, और पॉइंट्स बी एंड सी लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो देखो बी और सी दो पॉइंट्स हैं, एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, और ए बी और ए सी की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो इसके बाद कह रहा है पी इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का ऑर्थो सेंटर है पी, और फिर कह रहा है ट्रायंगल पीबीसी, तो पीबीसी जो ट्रायंगल होगा ना ये, इसका आपसे एरिया पूछा है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। अब देखो कॉन्सेप्ट ये है कि ए पॉइंट तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए पॉइंट आ जाएगा। कैसे, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, ऐड कर दिया, एक्स कट गया, 3y प्लस वाई 4y, और इधर 4 आ गया, y 1 आ गया, y बराबर 1 यहाँ रख दो तो x क्या आ जाएगा 1। तो आपका ये पॉइंट तो आ गया 1,1। बढ़ते हैं आगे, अब ये पॉइंट तो आ गया, अब बी और सी भी आ जाएंगे। कैसे कि सर ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो ये लाइन ये वाली एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी, जहां वाई 0 होगा तो वाई 0 रख दो, तो वाई 0 रखेंगे इसमें, तो 0 माइनस एक्स 2 है, तो एक्स आ गया -2, वाई तो 0 ही है। बिल्कुल ऐसे इस लाइन में आप y की जगह क्या रख दें 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होगा, तो y 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 2, तो ये पॉइंट आ गया C 2,0। एट प्रेजेंट हमें तीनों पॉइंट्स पता हैं, कौन कौन, ए बी सी। अब आगे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगेन वही बात जो सोचने वाली, क्या कि सर ये एक्स एक्स, अब ए जो वर्टेक्स है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे, ठीक है भाई, पी इसका और तो सेंटर है, तो ए पी को आगे एक्सटेंड करें तो यही तो है एल्टीट्यूड, तो ये अगर ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस के पैरेलल वर्टिकल लाइन जितनी भी होंगी उन सब में एक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक्स सेम रहता है, तो इन सबका एक्स सेम रहेगा, तो इसका एक्स अगर 1 है तो इसका भी एक्स क्या होगा 1, एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो गया। तो देखो कितना फायदा हो गया कि पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो डायरेक्ट निकाल लिया हमने, वाई कोऑर्डिनेट हमने मान लिया बीटा, जैसे डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई क्या होगा 0, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, अब आप क्या करें सर, बोले बीटा निकालना है यार, ये कैसे निकालें, बोले ठीक है ना यार, अब अपन क्या करते हैं कि अपन को पता है कि जो पीबी है एक्सटेंड करे तो ये एल्टीट्यूड है इसका, तो पीबी का स्लोप और एसी का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1, तो आप बताओ डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या, एसी का स्लोप कितना है -1/1 -1, तो एसी का स्लोप -1 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का क्या होगा 1, m1 m2 -1 होता है, तो इसका आ गया बीपी का स्लोप कितना आ गया 1। बीपी का स्लोप कैसे निकालेंगे, बोले y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो बीटा -0 अपॉन 1 माइनस -2, तो बीटा -0 अपॉन 1 माइनस -2 मतलब 1 + 2, तो बीटा कितना आ गया 3, बीटा 3 आ गया, तो पी पॉइंट पता चल गया ना। अब देखो बहुत आसान है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये मैंने ज्वाइन कर दी, ये आ गया आपका 1,3। यार एरिया पूछा है भाई, अरे ये जो एरिया है इस ट्रायंगल का क्या होगा, हाफ इंटू, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा इसका पी बी सी का, हाफ इंटू बेस क्या है बी सी, तो भाई ये 2,0 माइनस 2,0, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई 4, तो बेस हो गया 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपकी हाइट है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर कितना गए बीटा, बीटा मतलब 3, तो 3 हाइट हो गई भाई इसकी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 12/2 मतलब 6, आपका एरिया आ गया 6। अब बताओ कॉन्सेप्चुअली कितना आसान था ये, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इफ लेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विद वर्टेसेस। देखो पी क्यू आर ये 3 पॉइंट आपको 2 दे रखे हैं, तीसरा ए कॉमा बी है, एरिया दे रखा है उसका, और इसका जो ऑर्थो सेंटर ये दे रखा है हमें, ऑर्थो सेंटर क्या है ये और सेंटर्ड है ये, तो C + 2D पूछा है, मतलब सेंटर्ड निकालना है हमें, सिंपल है।
ठीक है। ये जो आपको दे रखे हैं, जब भी आपको ऐसे समझो कि किसी ट्रायंगल में दो वर्टेक्स दे रखे हैं, ऑर्थो सेंटर दे रखा है, तो तीसरा वर्टेक्स हम निकाल सकते हैं, उसमें एरिया की कोई नीड नहीं है। पहली बात तो ये समझो। कैसे निकाल सकते हैं अभी समझा देते हैं कैसे। इन्होंने ए कॉमा बी दे रखा है, नहीं देता तो हम ए बी या एक्स वाई जो भी अज्यूम करना चाहें कर सकते हैं। अब क्या करें, बोले सिंपल है। अभी हमने एक ही चीज बताई कि ये आपका अगर ऑर्थो सेंटर है तो ओ आर और पी क्यू इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो ओ आर का स्लोप लिख लो b-14/5। अभी हमने क्या क्या लिया है, ओपी और क्यू आर। ठीक है, तो ओपी कहाँ है, मतलब आप समझ गए ना, इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1, इसका स्लोप इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1, और इसका स्लोप इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1। तीन में से कोई भी दो इक्वेशन बना लो, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ए बी दो अननोन है, दो इक्वेशन बना लो। तो इन्होंने अभी हमने क्या लिया है, अपन ने ओपी और क्यू आर। ठीक है, तो ओपी ये है और क्यू आर ये है, इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1। इसका स्लोप क्या आएगा, 4-14/5 और 5-2 इंटू, और इसके परपेंडिकुलर ये है, इसका स्लोप क्या आएगा, b-4/a-2। ठीक है भाई, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई किया तो देखो आपकी ये इक्वेशन आ गई। सिंप्लीफिकेशन है, आसान है, वो तो अपन जानते ही, कर लिया। अब ओ क्यू और पी आर, ओ क्यू कहाँ है, ओ क्यू ये लिया इस बार, और ये इनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो ओ क्यू का स्लोप क्या होगा, वही 4-14/5 -2 और पी आर का स्लोप क्या होगा, b-4/a-5 -1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया और यहां से आपकी इक्वेशन आ गई ये। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लो, ए और बी आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसमें 5a है, यहाँ 10 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन बन गई। ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 7b इधर आ जाएगा, -42, बी आ गया, ए आ गया, तो आपका पॉइंट आ गया ए कॉमा बी। अब ए बी आ गया कितना, 2, -6। क्या आ गया ये, 2, -6। अब आपसे पूछा क्या है, सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड नहीं निकाल सकते हैं क्या, सेंट्रोइड बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगा सेंट्रोइड, x1 यानी 5 -2 x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ऐसा। और y1 प्लस y2 4 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये आ गया आपका। तो सेंट्रोइड आ गया ये कितना, 2/3। तो सी हो जाएगा आपका 2/3 और डी हो जाएगा आपका 8 यानी 2/3। ठीक है, क्लियर है भाई। तो पहला 5/3, हाँ 5/5/3 है, तो ये क्या आएगा 5/3। तो सी आ गया 5/3, ये आ गया, और डी आ गया 2/3। ठीक है, और सी प्लस 2d पूछा है, तो सी और डी की वैल्यू पुट कर दी, तो आपका आ गया 3। ठीक है, अब यही जो क्वेश्चन था, इसका अल्टरनेटिव अप्रोच भी मैंने बताई है, क्या कि अपन को एक चीज ऑब्जर्व करनी है, क्या कि इन दोनों जो पॉइंट दे रखे हैं, कौन कौन से, पी और क्यू, इनमें खास बात क्या है, वाई कोऑर्डिनेट सेम है। जैसे पिछली बार था एक्स कोऑर्डिनेट सेम, इस बार पी क्यू का वाई कोऑर्डिनेट सेम है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो ये जो आर पी है ये वर्टिकल हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसके। वर्टिकल में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेम। तो ये बेनिफिट है यहाँ, कि आपको ओ दे रखा है ना सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही आपका आर डी सबका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, तो ए आपका डायरेक्ट पता चल गया 2, ये बेनिफिट है। ठीक है भाई, ए बराबर 2, तो देखो कितना आसान हो गया कि ये 2, बी हो गया। तो फिर इसका स्लोप निकाल लो और इसका प्रोडक्ट कर दो, -1 स्लोप का, m1 m2 है ना। तो यहाँ हमने क्या लिया, क्यू आर और ओपी। ओपी कहाँ है, ओपी और क्यू आर, ठीक है यही लिया है। तो इसका स्लोप आ जाएगा 4-14/5/5 -2, और इसका स्लोप क्या आ जाएगा, b-4/2 -2 आ गया। यहाँ से देखो बी आ गया तुरंत, ए पता है, बी पता है, कहानी खत्म। अच्छा, वही पिछली बार, फिर तो वही है, सेंट्रोइड निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। दूसरा, इन्होंने एरिया दे रखा है, सर इसका भी कोई यूज है क्या, वो भी मैंने बताया क्या, कि पहली बात तो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल है, इसका देखो तो डिस्टेंस कितनी पी क्यू की, 5 -2 मतलब 7। तो बेस आ गया 7, एरिया दे रखा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या बनेगी, इनका वाई कोऑर्डिनेट का सम, वर्टिकल लाइन है ना, तो b-4 का मॉड लिया है, क्योंकि पता नहीं ना बी ऊपर है कि नीचे है, तो ये आ गया। तो यहाँ से b-4 का मॉड 10 है, तो b-4 की दो वैल्यूज है, तो यानी दो पॉइंट्स बनेंगे आपके। अब कौन सा, एक बार ये ले लो, एक बार ये ले लो। मान लो पहले मैंने ये ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंग और तो सेंटर निकाल लो, कैसे, कि बस आर मान लो मैंने ये ले लिया, तो बस इतना देख लेना कि यार इसका स्लोप और इसका स्लोप, यानी आर अगर मैं ये लेता हूं तो इसका स्लोप इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे इसमें चेक कर लेना। जिसके साथ आ रहा है तो मतलब एल्टीट्यूड बन गया वो।
तो और तो सेंटर को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तीन तरीके हैं, तीनों में से जो आपको सही लगे वो कर लो। ये मैंने एज ए होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसीलिए 2025 का क्वेश्चन है, और भी 2024-23 में आपको दिखेंगे। एक ये क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करना है इन लोगों को, है ना। ठीक है भाई, इनको अटेम्प्ट करना, जो भी आंसर्स आए आप उनको क्रॉस चेक करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।